हेलो एवरीवन, सीयूईटी मित्रा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से बात करेंगे डीयू के डिफरेंट कोर्सेज में एडमिशन एलिजिबिलिटी पार्ट 2। पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप जाकर अपने स्पेसिफिक कोर्सेज की इंफॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हैं। आज जो है हम पार्ट 2 पे डिस्कस करेंगे, जिसमें कि कुछ और कोर्सेज और उनके एडमिशन एलिजिबिलिटी प्लस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, जिसकी कर्टसी हमने डीयू के ही पोर्टल से ली है। तो चलिए हम देखते हैं। इसमें फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। जो बच्चे आज पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ रहे हैं या देख रहे हैं, उनके लिए फिर से एक रिविजन मॉडल है यहाँ पर, जिससे कि एकदम बिगनिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन आपको पता चल जाए कि क्या है एडमिशन क्राइटेरिया। तो एडमिशन बेसिकली यहाँ पे आप सारे एडमिशंस जो है वो कैसे ले सकते हैं, मैंने बताया CUET UG एग्जामिनेशन में अप्लाई करके, है ना। यदि आपको रेगुलर कोर्स लेना है DU में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ठीक है, इसके बिना, यानी कि दिस इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट फॉर योर एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, ओके। तो यहाँ पे सारे एडमिशन CUET स्कोर कार्ड के साथ ही अवेल किए जा सकते हैं। यानी आपने एडमिशन दी, आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा CUET का, फॉर्म भरने के बाद आप वो एग्जाम देते हैं, जिसमें आप कुछ डोमेन सेलेक्ट करेंगे प्लस लैंग्वेज, है ना, और प्लस आप अपने जनरल टेस्ट को भी कुछ कुछ पेपर्स के लिए देते हैं फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑल्सो। तो ये आप करने के बाद जब CUET स्कोर कार्ड NTA रिलीज करेगी, NTA आपके CUET यूनिक ID के साथ आपका स्कोर कार्ड देगी। जो भी आपने पैटर्न में एग्जाम दिया है, कुछ लोग हो सकता है सिर्फ डोमेन और लैंग्वेज में दें, कुछ हो सकता है सिर्फ जनरल टेस्ट देंगे। हर यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी एक क्राइटेरिया होती है। तो यहाँ पर यूनिक ID जनरेट होगा, वहाँ पे आपका स्कोर कार्ड होगा। यही स्कोर कार्ड आपको चाहिए आगे के प्रोसेस को फिल करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्शन है आपका SOL नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड NC-वेब के लिए और फॉरेन नेशनल्स के लिए। इनके लिए प्रोविजन नहीं है CUET UG एग्जामिनेशन का। जो लोग रेगुलर UG में एडमिशन लेना चाहते हैं, रेगुलर कोर्स करना चाहते हैं, उनके लिए प्रोविजंस हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन के लिए 12th के बोर्ड में सेलेक्ट किए हुए पेपर्स को ही आपको डोमेन में रखना है, ये मैंडेटरी है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी आपने साइंस स्ट्रीम से 12th दिया है, तो आप अपना CUET का डोमेन सिलेक्शन भी साइंस में करेंगे, उसके साथ एक एडिशनल पेपर ले सकते हैं, वरना नहीं लेंगे। In case of subjects unfamiliar and not mentioned in UG, the students can choose similar or aligned subjects. जैसे कि अगर आपने सोशल वर्क लिया है अपने 12th में, ठीक है, एडिशनल पेपर, तो आप सोशोलॉजी एज अ सब्जेक्ट डोमेन में भर सकते हैं अपने CUET डोमेन के लिए। या आपने बायोटेक्नोलॉजी अपने 12th में लिया है, तो आप बायोलॉजी एज अ डोमेन भर सकते हैं अपने CUET UG के लिए, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स फॉर CUET। अब ये लिस्ट वापस से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि इस लिस्ट के साथ ही हम बाकी सारे कोर्सेज की एलिजिबिलिटी और कोर्स कॉम्बिनेशन स्ट्रक्चर को समझ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स फॉर CUET एग्जामिनेशन, ये लिस्ट है। इस लिस्ट में हम पहली यानी कि B1, ध्यान से देखिए, ये B1 कैटेगरी लिस्ट है। अकाउंटेंसी, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंसेज, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, जूलॉजी, हिस्ट्री, होम साइंस, लीगल स्टडीज एंड मैथमेटिक्स, ये सारे जो हैं आपके B1 कैटेगरी के सब्जेक्ट्स हैं, जो आपके क्या बनेंगे, डोमेन सिलेक्शन के पार्ट में आपको इसके लेना है, ठीक है। इसके बाहर आपका डोमेन सिलेक्शन नहीं होगा B1 कैटेगरी में। इसके बाद है B2 कैटेगरी।
एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, स्कल्पचर, पेंटिंग, कमर्शियल आर्ट्स, नॉलेज, ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिया, मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, परफॉर्मिंग आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, एनसीसी, योगा एंड टीचिंग एप्टीट्यूड। यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस में आप अपने कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा लाइट रखने के लिए, लाइट से मेरा पर्पस है कि सब्जेक्ट ऐसे भी दिए गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा डेंस कंटेंट के नहीं हैं, उनको भी आप कॉम्बिनेशन स्ट्रक्चर में ऐड कर लेंगे, यानी B2 सब्जेक्ट्स को ऐड कर लेंगे, तो आपका डोमेन का जो कॉम्बिनेशन है जिसमें आपको बेसिकली एग्जाम एंट्रेंस देना है वो थोड़ा सा लाइट वेटेड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जैसे आप बहुत से स्कूल्स में फिजिकल एजुकेशन तो एकदम मुझे लगता है कि ये पेपर जो है पढ़ाया ही जाता है ना, कोई और इसमें से अगर नहीं पढ़ाया जा रहा हो, फिजिकल एजुकेशन ऐसा पेपर है जो हर 12th स्ट्रीम 12 एफिलेटेड स्कूल में और कॉलेजेस जो हैं वो इंटरमीडिएट के उसमें पढ़ाया जाता ही है। तो फिजिकल एजुकेशन एक अच्छा पेपर हो सकता है आपके B2 कैटेगरी में। दूसरा, नॉलेज, ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिया एक अच्छा पेपर हो सकता है। मास मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन ये एक अच्छा पेपर हो सकता है। कुछ लोग फाइन आर्ट्स भी पढ़ते हैं अपने स्कूल लेवल पे, तो ये भी एक अच्छा पेपर हो सकता है आपके डोमेन स्ट्रक्चर को लाइट वेटेड रखने के लिए और अच्छा स्कोर कार्ड बना लेने के लिए। ठीक है, तो ये B2 के सब्जेक्ट्स हैं, ये मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो में बताया है पार्ट 1 में, लेकिन पार्ट 2 भी जो लोग देखेंगे वो ये समझ पाएंगे। अब यहाँ पे जो आज मैंने सब्जेक्ट पिक किया है फॉर एडमिशन एलिजिबिलिटी, दैट इज एलिजिबिलिटी फॉर BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स आपको पता है दिल्ली विश्वविद्यालय में इकोनॉमिक्स ऑनर्स का अपना एक अलग ही कल्ट है ना। लोग यहाँ पर इकोनॉमिक्स पढ़ने आते हैं। अब इकोनॉमिक्स पढ़ने के फायदे क्या क्या हैं? तो इकोनॉमिक्स पढ़ने के फायदे ऐसे हैं कि आप इंडस्ट्री रेडी होते हैं, है ना, क्योंकि इंडस्ट्री रेडी मतलब इकोनॉमी की समझ होती है, तो आप इकोनॉमी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं ये आइडियाज आप इंडस्ट्रीज को देते हैं। तो इकोनॉमिक्स एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट ऑप्शन है आपके एकेडमिक्स के लिए। दूसरा, सिविल सर्विसेज में एक अलग से पेपर होता है इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का, जिसमें जो बच्चे इकोनॉमिक्स में एकेडमिक्स परस्यू करते हैं वही एलिजिबल होते हैं इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के लिए, या जो स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स में अपना करियर परस्यू करते हैं। तो यहाँ पर फिर आप RBI के पेपर्स दे सकते हैं, है ना। इंडियन स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वहाँ पे आप एलिजिबल हो सकते हैं बहुत से पेपर्स के लिए। बैंकिंग सेक्टर के पेपर्स आप दे सकते हैं। ऐसे ही आप IMF के साथ काम कर सकते हैं, UN के साथ काम कर सकते हैं, वर्ल्ड बैंक के साथ काम कर सकते हैं, और लोकल या डिसेंट्रलाइज लेवल पर भी आप एज इकोनॉमिस्ट काम कर सकते हैं, नेशनल लेवल पर एज इकोनॉमिस्ट काम कर सकते हैं, ग्लोबल लेवल पर एज इकोनॉमिस्ट काम कर सकते हैं। तो इस पे मैं थोड़ा ठहर गई BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स पे, क्योंकि एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एक अपना कोरम है जिससे कि वो इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट करती है। जब मैं एडमिशन के लिए आई थी तो मेरे टाइम पीरियड पर ही उन्होंने ये स्पेसिफिकेशन लॉन्च किया था कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हैज अ मैंडेटरी क्राइटेरिया फॉर BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स टू परस्यू मैथमेटिक्स, यानी आपके 12th में इंटरमीडिएट में मैथ्स होना चाहिए एज योर मेन सब्जेक्ट, तभी आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए एलिजिबल है। रीजन कि जब आप बैचलर्स लेवल पे इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना, तो आपको मैथ्स के बहुत सारे पेपर्स को भी साथ साथ पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आप स्टैटिस्टिक्स को इकोनॉमिक्स से हटा नहीं सकते, है ना। इकोनॉमिक्स का एक कह सकते हैं द स्पाइन ऑफ इकोनॉमिक्स इज स्टैटिस्टिक्स, तो वहां पे आपको मैथमेटिक्स की आवश्यकता पड़ती है, और बिना मैथ्स पढ़े इकोनॉमिक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो इसको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने एज ए मैंडेटरी नॉर्म ही इंट्रोड्यूस कर दिया। तो यहाँ पे मैंने देखिए अंडरलाइन किया है, मैथमेटिक्स प्लस इकोनॉमिक्स इज ए मैंडेटरी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर परसुइंग द कोर्स। उसके बाद इसके साथ आप B1 कैटेगरी से अदर सब्जेक्ट्स को ले सकते हैं, या B2 कैटेगरी से भी कोई एक सब्जेक्ट परस्यू कर सकते हैं। अब यहाँ पे
डीयू के ही CUET इलिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट से मैंने ये उठाया है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं कि कैसे ले सकते हैं। तो BA ऑनर्स एकेडमिक्स में क्राइटेरिया क्या है? प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी, एक लैंग्वेज होना चाहिए, ठीक है, मैथमेटिक्स होना चाहिए, प्लस एनी टू सब्जेक्ट आउट ऑफ विच फ्रॉम लिस्ट B1। तो ऑब्वियस सी बात है 11th-12th में अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो इकोनॉमिक्स तो आप परस्यू करेंगे ही B1 से, लेकिन यहाँ पे हालांकि कोई 2 सब्जेक्ट जो है B1 कैटेगरी से आप पिक कर सकते हैं, चाहे आप बायोलॉजी करें, केमिस्ट्री करें। तो यहाँ पे देखिए, कैंडिडेट्स टेक CUET फॉलोइंग इंग्लिश लैंग्वेज, मैथमेटिक्स कंपल्सरी, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये इनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। और CUET स्कोर कार्ड में जब कंक्लूड किया गया तो इंग्लिश, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी, इंग्लिश और मैथ्स कंपल्सरी, और B1 लिस्ट में तो इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी है ही, तो ये एक कैटेगरी यानी T1 क्राइटेरिया बन गया। इंग्लिश, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, यहाँ अकाउंटेंसी हट गया, एंटरप्रेन्योरशिप क्राइटेरिया बन गया। इंग्लिश, मैथ्स, अकाउंटेंसी, एंटरप्रेन्योरशिप क्राइटेरिया फिर से बन गया, लेकिन ये क्राइटेरिया नहीं बना। इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, एंटरप्रेन्योरशिप, दिस इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर गेटिंग एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स। वाई? बिकॉज यहाँ पे मैथमेटिक्स आपके कोर्स कॉम्बिनेशन में फिट नहीं बैठा, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स करने के लिए, ठीक है। आगे, इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल फॉर BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, BA ऑनर्स ज्योग्राफी, BA ऑनर्स हिस्ट्री एंड BA ऑनर्स सोशल वर्क। ये सारे सब्जेक्ट्स आपके क्या हैं? सोशल साइंसेज में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैटेगरीज क्या हैं? तो BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, BA हिस्ट्री ऑनर्स एंड BA सोशल वर्क ऑनर्स। एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट A1, या तो इंग्लिश हो या हिंदी हो या उर्दू हो, आप ऐसे ही A1 कैटेगरी के लैंग्वेजेस चूज कर सकते हैं। उसके साथ एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम B1 कैटेगरी, ठीक है, B1 कैटेगरी, एंड ईदर एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम B1 और B2, यानी आप B1 कैटेगरी से या तो 3 सब्जेक्ट्स ले सकते हैं या 2 सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, प्लस B2 कैटेगरी से 1 ले सकते हैं। आपके ऊपर है कि आप कॉम्बिनेशन कैसे बनाएं, या आपके इंटरमीडिएट के ऊपर है कि आपने कैसी पढ़ाई की है। क्या एक भी पेपर ऐसा नहीं है जो B2 कैटेगरी से आपने लिया हो अपने 12th के लिए? तब आप सारे सब्जेक्ट जो है वो B1 कैटेगरी से ही चूज करेंगे, ठीक है। ये भी मैंने DU के CUET इलस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट से लिया है। अब यहाँ पे देखते हैं CUET स्कोर। लैंग्वेज ले लिया उर्दू, सेक्शन 2 हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, एंटरप्रेन्योरशिप, योगा। ये पेपर्स जो हैं सेलेक्ट किए हैं किसी स्टूडेंट ने, मान लीजिए अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में। तो योगा तो आपका किस में है? B2 कैटेगरी का। चलिए, एक क्राइटेरिया यहाँ पे मैच हो गया, लैंग्वेज का क्राइटेरिया मैच हो गया। हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, ये 3 तो B1 से ले लिया। एंटरप्रेन्योरशिप और योगा, ये 2 ले लिया, यानी कि आपके पास कितना? 6 पेपर्स लेने की आज़ादी है। यहाँ पे इस स्टूडेंट ने 5 पेपर्स ले लिए हैं, B1 से 3 और B2 से 2। अब देखिए, इसने सब में पेपर दिया। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी अलग अलग कोर्स स्ट्रक्चर के साथ आपके एडमिशन एलिजिबिलिटी को टाई अप करती है। अब कैसा कैसा कॉम्बिनेशन स्ट्रक्चर बन रहा है? उर्दू, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, यानी एक लैंग्वेज हुआ, 3 B1 के पेपर्स आ गए। T1 कैटेगरी सबसे नंबर 1 है ना, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, 3 पेपर्स, 1 लैंग्वेज। एडमिशन एलिजिबिलिटी के लिए आप इन तीनों कैटेगरी में फिट बैठ गए। T2 कैटेगरी, उर्दू, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, एंटरप्रेन्योरशिप, यहाँ पे B2 से एंटरप्रेन्योरशिप आ गया, ये 2 पेपर B1 से फिट, ठीक है। अब यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एंटरप्रेन्योरशिप, एक लैंग्वेज, 2 B1 कैटेगरी, एक B2 कैटेगरी फिट। उर्दू, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, एंटरप्रेन्योरशिप, 2 B2 कैटेगरी, लैंग्वेज B1 कैटेगरी 2 पेपर, B2 कैटेगरी 1 पेपर, और लैंग्वेज एकदम करेक्ट, ले सकते हैं एडमिशन। और उर्दू, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और योगा एकदम करेक्ट, लैंग्वेज है, 2 B1 कैटेगरी सब्जेक्ट है और B2 से योगा है, एडमिशन एलिजिबिलिटी कंफर्म। उर्दू, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, योगा एकदम करेक्ट, 2 पेपर B1 कैटेगरी से है, योगा B2 से है और उर्दू लैंग्वेज है, बिल्कुल एडमिशन पक्का है आपका।
इसके बाद जहां किस कोर्स कॉम्बिनेशंस में आपके एडमिशंस नहीं हो सकते, इन किन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस पे आपके एडमिशन इन कोर्सेज में नहीं हो सकते हैं, तो उर्दू, हिस्ट्री, योगा, एंटरप्रेन्योरशिप गलत। लैंग्वेज ले लिया, एक पेपर B1 से है और 2 पेपर B2 से है, ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट ही नहीं कर रहा, तो यहाँ आपका एडमिशन नहीं होगा। उसके बाद फिर से उर्दू, ज्योग्राफी, एंटरप्रेन्योरशिप, योगा नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही पेपर है B1 से, जबकि एलिजिबिलिटी में 2 पेपर्स मैक्सिमम मिनिमम B1 कैटेगरी से होने चाहिए। सिमिलरली ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो आपके गलत हो जाएंगे, तो ये आपको ध्यान में रखना है अपने डिजायर्ड कोर्स के लिए कि आपकी एलिजिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट जो है वो एलिजिबिलिटी ऑफ कोर्स में किस तरह से आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फिट बैठाना है ना, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर्म फिल करते हुए। अब यहाँ पे देखते हैं इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल फॉर एडमिशन टू BA ऑनर्स ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज। ठीक है, तो सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज के लिए लगभग जो है आपका क्राइटेरिया वो एक ही होता है, आपका क्राइटेरिया सेम ही होता है। इस क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए ही आपको अपने कोर्सेज के लिए अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करने हैं। तो क्या एलिजिबिलिटी प्रोग्राम स्पेसिफिक, एनी वन लैंग्वेज, एनी 3 सब्जेक्ट फ्रॉम B1 और एनी 3 सब्जेक्ट में से B1 से 2 पेपर और B2 से 1 पेपर। ठीक है, सेम है लगभग। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किसी स्टूडेंट का है बंगाली A1 से लैंग्वेज, फिजिक्स, हिस्ट्री, केमिस्ट्री B1 कैटेगरी, योगा, एग्रीकल्चर B2 कैटेगरी। ठीक है, अब यहाँ पे बिल्कुल एडमिशन होगा, लैंग्वेज भी है, 2 पेपर B1, तीनों पेपर B1 से हैं। यहाँ भी एडमिशन होगा, लैंग्वेज है, 2 पेपर B1 से हैं और 1 पेपर B2 से है। यहाँ भी होगा, B1 B2 दोनों कॉम्बिनेशन मैच कर रहा है, प्लस लैंग्वेज भी है। यहाँ पे भी होगा सेम, B1 B2 और एग्रीकल्चर B2 से मैच कर रहा है, प्लस लैंग्वेज है। सेम यहाँ पे भी होगा, 2 पेपर आपके B1 कैटेगरी से हैं, फिजिक्स और हिस्ट्री, और प्लस B2 कैटेगरी से है योगा, बिल्कुल मैच करेगा, प्लस लैंग्वेज भी A1 कैटेगरी। बंगाली, फिजिक्स, केमिस्ट्री B1, योगा B2 बिल्कुल मैच करेगा। सेकंड फिर बंगाली, हिस्ट्री प्लस केमिस्ट्री B1 कैटेगरी, योगा B2 कैटेगरी मैच कर रहा है। बंगाली प्लस फिजिक्स प्लस एग्रीकल्चर प्लस योगा बिल्कुल मैच नहीं करेगा, 2 पेपर इसने B2 के लिए हैं, 1 पेपर B1 का नहीं मैच करेगा। बंगाली, हिस्ट्री, एग्रीकल्चर, योगा फिर से वही गलती कर दी, B2 कैटेगरी के 2 सब्जेक्ट्स B1 का 1 नहीं मैच कर रहा है। और यहाँ पे ये सारे मिस्टेक्स आपके कोर्स में एडमिशन को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, यदि आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को ठीक तरीके से, स्पेसिफाइड तरीके से नहीं फिल किया होगा। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का वास्ट कोर्स स्ट्रक्चर में आपको कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे सब्जेक्ट्स के, जिस कॉम्प्लेक्सिटी को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं यदि आपने नोटिफिकेशन को अच्छे से देखा है या हमारी वीडियोस के साथ आप लगातार बने हुए हैं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।